हेलो। तो जो आज हम एक क्विक रिवीजन जो है चैप्टर का कर रहे हैं बोर्ड के लिए क्लास 10th का। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक माइंड मैप देखने को मिलेगा कि जो माइंड मैप हमने बनाया हुआ है, यहाँ पे मैंने वो जो बनाया हुआ है, थोड़ा बहुत इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, उसको थोड़ा देख लेना। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे रियल नंबर है। तो रियल नंबर के अंदर आपकी क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें यहाँ पर मैंने दिखाई हैं कि रियल नंबर जो होता है आपका, रियल नंबर के अंदर आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ा हुआ है एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा है, और इसमें थ्योरम्स कुछ पढ़ी हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं क्लास 10th में आपको थोड़ा बहुत पता होगा इसके बारे में कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है, यहाँ पर ये नंबर दिया हुआ है 60 को अगर हम लिखें तो 60 को कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करने की देखते हैं कि डिवाइड किस नंबर से हम इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होता है, और ये भी ध्यान रखना होता है कि किसी भी जो कंपोजिट नंबर होता है उसको प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम नंबर लिखा जाता है, कि वो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे 2 3 ज़ा 6, तो इस तरह से हमारे पास हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10। देन हमारे पास नेक्स्ट जो प्राइम नंबर होता है वो हमारे पास 3 होता है, तो 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो कभी भी अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन आपको देखने को मिल जाएगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं। एंड प्राइम फैक्टराइजेशन जो है आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल इसमें देखने को मिलेगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है। तो इस चीज़ को आपने देखना है। तो ये पहला पॉइंट है कि जो आपको नोट करना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे। नाउ इसमें थ्योरम क्या क्या थे, थ्योरम को अभी छोड़ दीजिए, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो भी रूट में अगर कोई प्राइम नंबर अगर हमारे पास है तो वो आपके पास इरेशनल होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो हमारे पास ध्यान में रखने के लिए है वो है कि अगर हमारे पास 2 नंबर के लिए अगर हमें जो बनाना होगा कि फॉर 2 नंबर के लिए अगर हमें देखना है कि HCF इंटू एलसीएम जो होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है, यानी उसके नीचे यहाँ पे जो देखने को आपको मिलेगा कि HCF ऑफ 2 नंबर्स A एंड B इंटू एलसीएम ऑफ 2 नंबर A एंड B इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स। ये इस तरह से होता है। थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड अगर क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए कि फॉर 3 नंबर्स अगर दिया जाता है तो यहाँ पर HCF ऑफ ABC अगर कहा जाएगा तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, HCF ऑफ AB निकालोगे। देन जो HCF ऑफ AB आएगा उसके साथ आप C का भी HCF निकालोगे, तो इसी को HCF ऑफ ABC लिखा जाता है। तो इस तरह से हमें ये HCF देखने को मिलेगा। और जो फंडामेंटल थ्योरम है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इस चैप्टर में थोड़ा बहुत इतना था। ये थोड़ा सा माइंड मैप आपको दे दिया गया है कि इस तरह से इस चैप्टर में है और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आज हम जो इसमें करेंगे एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और असर्शन रीजन का हम करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट होगा फर्स्ट चैप्टर का, कि जिसमें हम असर्शन रीजन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, कैसे उन क्वेश्चन को किया जाता है और कैसे हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो हम इसमें देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द HCF एंड LCM ऑफ 12, 21, 15 रिस्पेक्टिवली एज। तो अगर आप लोगों को डायरेक्ट आता है तो ठीक, नहीं आता है तो मैं एक एक करके पहले इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से आप इसको करेंगे और कैसे इसको समझेंगे। 2 मेथड यहाँ पे बताऊँगा, 2 मेथड में जो आपको इजी लगे उस मेथड से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड अगर हम देखें कि फर्स्ट मेथड से हम कैसे करेंगे, तो जो फर्स्ट मेथड है उसको हम करने यहाँ पर जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे 12, और यहाँ पर जो देखेंगे कि 12 जो हमारे पास 2 से डिवाइड होता है, 2 6 ज़ा 12 एंड प्राइम नंबर ही लेने कि प्राइम नंबर से आप इसको क्या कर सको, फैक्टराइज कर सको। तो प्राइम नंबर ही आपको लेने की जिससे प्राइम नंबर ही आप सॉल्व कर सको। प्राइम नंबर की हमारे पास प्राइम नंबर ही होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 12 को जो हम लिख सकते हैं वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। इस तरह से हम 12 को लिख सकते हैं। ना अब हम जो मूव करते हैं 21 के पास, तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में
ना 2 है ना 0 है, ऐसा कोई इवन नंबर है नहीं, तो ये 2 से नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम इसको जो डिवाइड करेंगे हम 3 से देखते हैं, तो 3 कितना हो जाएगा, 3 7 जा 21, तो इसका मतलब हम जो 21 को लिख सकते हैं, 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। नाउ जो नेक्स्ट हमारे पास है 15, तो 15 को अगर हम देखें तो 15 हमारे पास है, ये हो जाएगा सबसे पहले 2 से, तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम नेक्स्ट नंबर के पास जाएंगे, तो 3 हमारे पास एक नया नंबर है, 3 5 जा 15, तो ये कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, तो इसका मतलब कि हम जो 15 को लिख सकते हैं, 15 को हम लिखेंगे 3 इंटू 5। इस तरह से हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। और ध्यान रखना कि ये एक प्राइम नंबर ही आपको देखने को मिलेगा, जो भी यहाँ पे नंबर मिला है वो आपको एक प्राइम नंबर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए एचसीएफ, सबसे पहले एचसीएफ निकाला कैसे जाता है। एचसीएफ को सबसे पहले निकालने के लिए यहाँ पर देखिए एक तो 3 है और एक 3 है, जो तीनों में जो चीज़ कॉमन मिलेगी, जितना भी कॉमन मिले ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या है 3 जो 12 के पास भी था, 21 के पास भी 3 था, एंड जो 15 के पास था उसके पास भी 3 था। तो 3 यहाँ पर आपके पास और कुछ कॉमन नहीं है, तो सिर्फ एक 3 आपको देखने को मिला, तो एचसीएफ जो आपका हो जाएगा वो आपको क्या देखने को मिलेगा, 3 देखने को मिलेगा। ठीक हो गया, इस तरह से आपका एचसीएफ हो चुका है। नाउ मूव टू एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए जो आपने एचसीएफ लिया हुआ है, जो भी आपका एचसीएफ आया हुआ है उसको तो एक ही बार लेना, ठीक है, उसको एक बार लोगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 जो है हमारे पास एचसीएफ आ गया, तो इसको हम एक ही बार लेंगे। नाउ अब जितने नंबर बचे हुए हैं उनको यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। जैसे हमारे पास कौन कौन से नंबर बचे हैं, नंबर अगर हम देखें तो हमारे पास एक तो हमारे पास 2 यहाँ पे देखने को मिलेगा, 2 हमें देखने को मिल रहे हैं, एंड 7 एंड 5। तो यहाँ पे हमें 4 नंबर एक्स्ट्रा देखने को मिले हैं। तो वो 4 नंबर को अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, एंड इसको मल्टीप्लाई करें 7 5 जा 35। इस तरह से हमारे पास ये है, एंड इसको मल्टीप्लाई करें 12 5 जा 60, एंड 12 3 जा 36, और ये 42। तो 420 आपके पास यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा, जो आपके पास एलसीएम है, ठीक है। एलसीएम जो आपको देखने को मिलेगा 420, तो इसका मतलब ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक मेथड तो ये थी एलसीएम निकालने की, एचसीएफ तो आप ऐसे ही निकालेंगे। एक मेथड एलसीएम निकालने की और हम देखेंगे, तो उसको हम देखते हैं कैसे करते हैं। इसको अगर आप लिखना चाहोगे तो लिख लेना। देखिएगा यहाँ पर एक और मेथड अगर हम देखें कि एक और मेथड से हम इसको कैसे कर सकते हैं, उस मेथड को हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो नंबर होना चाहिए वो नंबर हमारे पास कौन सा है, नंबर हमारे पास है यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास 12। तो इस तरह से आपने ये बनाना है 12। एचसीएफ तो आप ऐसे निकालोगे, एंड यहाँ पे जो नेक्स्ट लिखोगे 21, एंड जो आपके पास होगा यहाँ पे 15। तो आप देखिए कोई भी नंबर से अगर कोई नंबर डिवाइड होता है तो ठीक, नहीं होता तो वहाँ पे आपने एज इट इज उसको लिख देना है। 2 6 जा 12, 21 डिवाइड नहीं होता 2 से, तो 21 को ऐसे ही लिख दीजिए। 15 नहीं होता है तो 15 को ऐसे ही लिख दीजिए। नाउ 3 से तीनों चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं, तो 3 आप लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, एंड 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब देखिएगा, अब नेक्स्ट किससे डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 1 जा 2, ये डिवाइड नहीं होते हैं तो इनको आप ऐसे ही लिख दीजिए, इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। तो यहाँ पे ये ऐसे देखने को मिलेंगे। नाउ यहाँ पर क्या होगा, अब 1 तो आपको मिल चुका है, यहाँ पे 7 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे तो 1 ऐसे ही उतरेगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड तो होगा नहीं, तो 7 1 जा 7, और यहाँ पे 5 में नहीं जाएगा, तो 5 को आप ऐसे ही लिख सकते हैं। नाउ मूव टू 5। अब यहाँ पे 5 से करेंगे तो 1 1 तो एज इट इज़ हो जाएंगे, और 5 1 जा 1। तो यहाँ पर देखिए सारे पार्ट यहाँ पे 1 1 आ चुके हैं नीचे, तो इसलिए जो आपका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम कितना होगा, इन्हीं नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 एंड 5, इस तरह से देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से हो जाएंगे, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 इंटू 7 5 जा 35। तो इसलिए आपका 420 फिर से क्या हो जाएगा, एलसीएम आपको देखने को मिलेगा। अब आपको जो मेथड ईजी लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं, ठीक है।
एग्ज़ाम में अगर टाइम बचाना है तो आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं कि थोड़ा सा आपका टाइम बच जाएगा, तो इस मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 98। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिकी मेथड भी मैं बताऊंगा कि ट्रिकी मेथड से आप कैसे इसको कर सकते हो। ट्रिकी मेथड के लिए आपने ध्यान देना है कि देखिएगा लास्ट में यहाँ नंबर जो है आपका 8 है ना, और यहाँ पर देखिएगा ये आप क्या देखोगे, यहाँ 4 मिलेगा, 2 स्क्वायर जो होता है 4, 4 इंटू 7, इस तरह से देखो तो 7 4 जा 28, एक तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर और क्या मिलेगा आपको, ये तो 28 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर तो ये होगा नहीं क्योंकि 8 तो था लास्ट में, लेकिन ये 28 पूछा गया। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये जगह 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, तो ये हो नहीं सकता ना, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन करना अगर आपको नहीं आता इनको मल्टीप्लाई करके वही आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर एक नंबर तो वैसे देखने को मिल रहा है, 7 स्क्वायर जो होता है आपका 49 एंड इंटू 2, तो ये आपका 98 देखने को मिलता है। तो इसलिए ऑप्शन डी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने एग्जाम में टाइम भी बचाना है कि आपको ज़रूर नहीं कि उसमें लाइन खींचनी है, 98 लिखा देन आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर किससे डिवाइड होगा आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इनको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो नहीं हो सकते, ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस प्राइम फैक्टराइजेशन को आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखते हैं। देखिए इन क्वेश्चन की हिंट मैं आपको देता हूँ कि कभी भी अगर आपको लगे कि चैप्टर नंबर 1 से जो है आपका क्वेश्चन बना हुआ है, तो ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ मैन कैन वॉक 135 किलोमीटर एंड 225 किलोमीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स इज। तो पॉसिबल स्पीड क्या हो सकती है, एट विच अ मैन जो है वॉक 135 किलोमीटर भी चल सकता है और 225 किलोमीटर सेम मतलब एग्जैक्ट टाइम में वो पहुँचे। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, कभी भी ये वर्ड आपको दिखे, जैसे यहाँ पे ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है पहला, एंड सेकंड यहाँ पे हाईएस्ट लिखा हो, ठीक है, एंड यहाँ पे मैक्सिमम लिखा हो, मैक्सिमम, तो ऐसे वर्ड जब भी आपको दिखें, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, तो इस तरह के क्वेश्चन में जैसे ये लिखा हुआ है कि द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ मैन कैन वॉक 135 किलोमीटर एंड 225 किलोमीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स इज। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ग्रेटेस्ट होता है, ग्रेटेस्ट में आप क्या करें, कहीं पे अगर हाईएस्ट लिखा है या मैक्सिमम लिखा है, कहीं पर अगर आपको हाईएस्ट वर्ड दिख रहा है, मैक्सिमम वर्ड दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको एसएफ निकालना होता है। और जहाँ पर आपको लीस्ट मिले, लीस्ट वर्ड मिले, या आपको वर्ड जो है वो देखने को मिले मिनिमम, मिनिमम अगर देखने को मिले, ठीक है, या स्मॉलेस्ट वर्ड देखने को मिले, तो यहाँ पर आप क्या निकालोगे, उसका एलसीएम निकालोगे, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल आप निकालोगे। एंड एसएफ जहाँ पे होगा वो ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट एंड मैक्सिमम के लिए निकालोगे। तो 135 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से किए, 3 3 3 5 1, एंड 225 का फैक्टराइजेशन हमने इस तरह से करें, प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से। तो हमने 135 को जो लिखा है 3 3 3 5 और 225 को लिखा है 3 3 5 5। तो यहाँ पर जो आपको कॉमन देखने को मिला, देखो एक तो 3 आपको कॉमन देखने को मिला है, एक आपको नेक्स्ट 3 अगेन कॉमन देखने को मिला है, एंड देन एक 5 कॉमन देखने को मिला है। तो यहाँ पर जो इसका एसएफ हो जाएगा वो जाएगा 3 3 5, यानी 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 3 3 जा 9 एंड 9 5 जा 45। तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपने इस तरह से क्वेश्चन को इसको सॉल्व करना है। नाउ जो हम क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन हमारे पास किस तरह से यहाँ पर लिखा गया है, तो सबसे पहले आपने देखना है कि हमारे पास कौन सा नंबर कब क्या होता है, कब हमारे पास कंडीशन होती है कि कोई नंबर आपका प्राइम नंबर कब होता है, कंपोजिट नंबर कब होता है। देखो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है कि वो नंबर आपका किसी और अनदर नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, वो या तो 1 से ही डिवाइड हो या वो खुद से ही डिवाइड हो, उसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने की बात है कि अगर कोई भी ऐसा नंबर आपको देखने को मिलता है कि वो किसी और से डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ पर वो इन दोनों से अलावा किसी और से डिवाइड हो तो कंपोजिट नंबर वो आपका बन जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 7 इंटू 11 + 1,
तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर एक नंबर को आप कॉमन ले सकते हैं। वो नंबर आपके पास क्या है, दोनों में 1 को कॉमन ले लीजिए। तो 1 कॉमन लेंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2 × 3 × 7 × 11 + 1। जो भी नंबर लिखा होगा उसको कॉमन ले लेना है, क्योंकि वहाँ पे घबराना नहीं है, क्योंकि हमें देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है, बस वो देखिए। तो दोनों में यहाँ पे 1 था, यहाँ पर भी 1 था, तो 1 को क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर 1 को आपने कॉमन लिया। नाउ अब जो अंदर है इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये मल्टीप्लाई में होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 6 × 7 = 42, 42 × 11 + 1। तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 11 × 2 = 22, और फिर 2 आपका कैरी हो जाएगा, 11 × 4 = 44, और 46 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, 463। इस तरह से आपको ये नंबर देखने को मिला। अब इसमें पहचान करनी है कि ये प्राइम नंबर है या कोई कंपोजिट नंबर है। इस तरह से नंबर को आपने आप पहचानना है। अब जो हमारे पास 463 है, अब इसके देखेंगे हम कि ये किससे डिवाइड होता है। देखो 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट आपका एक इवन नंबर है नहीं। एंड 3 से डिवाइड, 6, इसको सम करके देखिए, 4 6 10 10 3 आपके पास 13, ये आपका जो है इससे भी डिवाइड होगा नहीं। 3 से 5 से डिवाइड होगा नहीं। देन आप 7 के पास जाएंगे, डिवाइड नहीं हो रहा है। 11 से 11 4 = 44, 2 नहीं, 11 से डिवाइड नहीं हुआ। 13 13 2 13 3 नहीं, 13 से डिवाइड नहीं हुआ। 17 नहीं, ठीक है। तो ये आपके पास किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका एक प्राइम नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे 1 आपका कॉमन आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 1 आपका कॉमन आया हुआ है, तो इसलिए ये क्या है, एक आपका प्राइम नंबर आपके पास हो चुका है, ठीक है। क्योंकि 1 और एक नंबर आपके पास है 463, ठीक है। इससे अलावा कुछ और नंबर नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही मल्टीप्लाई में लिखे गए, तो इसका मतलब दोनों ही आपके क्या हैं, दोनों नंबर से ये नंबर डिवाइड होता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। अब जनरली क्या होता है, बुक में एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वहाँ पे 7 11 इस तरह से लिखा हुआ है, तो वहाँ पे एक फैक्टर तो कॉमन आ ही जाता है, मतलब 1 से अलावा कुछ और लिखा है, तो ये तो कंफर्म है कि वो एक कंपोजिट नंबर है। तो ये ध्यान रखना कि 1 से अलावा कुछ भी लिखा है तो वो आपका एक कंपोजिट नंबर होता ही होता है। मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता 2 × 3 × 4 × 7, और प्लस यहाँ पे क्या लिखा होता 2, तो ध्यान रखिए 2 तो आपका कॉमन आ गया ना, तो एक नंबर 2 तो कॉमन आ ही गया। देन जो नंबर आएगा वो दूसरा नंबर आएगा। तो ये समझ जाइए कि जब भी ये 1 के अलावा कुछ और नंबर, देखो 1 पे तो हमने चेक किया अभी, लेकिन अगर इससे अलावा कुछ और नंबर हो तो उस टाइम पे आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कंपोजिट नंबर, आपका आंसर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4th था कि इसको करना कैसे है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट जो है ये पता आपको होना चाहिए। कभी भी अगर आपको पाई लिखा हुआ मिल गया, ई लिखा हुआ मिल गया, तो ये आपके पास क्या होता है, इरेशनल होता है। पहले इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले एक माइंड मैप इसमें बना देते हैं कि आपके पास माइंड मैप कैसा इसमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास होते हैं रियल नंबर्स, पहले रियल नंबर्स होते हैं। देन इसकी 2 कैटेगरी होती है, एक होता है आपका रेशनल नंबर का, एक होता है रेशनल नंबर, और एक होता है इरेशनल नंबर, ठीक हो गया। इरेशनल नंबर के अंदर कौन से नंबर आते हैं, जैसे √2, √3 और या पाई या एक्सपोनेंशियल ई लिखा होता है, तो ये क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। लेकिन रेशनल के अंदर क्या होते हैं, जो नंबर p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, बट q ≠ 0। तो कौन कौन से नंबर हो गए, चाहे 2 लिखा है, 1 लिखा है, 0 लिखा है, 7 लिखा है, 5 लिखा है, या टर्मिनेटिंग टर्म जो भी लिखे हुए, ये सब आपके क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट देखिए, पाई इज एन इरेशनल नंबर। उसने पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है, तो देखो पाई इज एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल ये तो ट्रू है, ये तो स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद ऑप्शन बी लिखा हुआ है 2 इज रेशनल नंबर, बिल्कुल 2 रेशनल नंबर है, 2/1 लिख सकते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, हाँ रेशनल क्या होता है, रियल होता है, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि रियल के नीचे ही 2 कैटेगरी होती है, रेशनल और इरेशनल की। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, नहीं, एवरी रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं होता है। कुछ उसने अगर यहाँ पे एवरी वर्ड नहीं लगाया होता तो स्टेटमेंट ट्रू हो सकता था, लेकिन यहाँ पे इसने लिखा है एवरी रियल नंबर, मतलब एवरी रियल नंबर क्या आपका इरेशनल होता है, नहीं इरेशनल तो नहीं होता है, क्योंकि कुछ उसमें रेशनल होते हैं, कुछ इरेशनल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत। तो इसलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन
डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन में आपने ध्यान देना कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला जो लिखा है क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, लिखा है एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट, सबसे पहले प्राइम नंबर होता क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 3, जो नंबर खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, उसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो 2, 3 और यहाँ पे 2 क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और एक ऐसा अकेला प्राइम नंबर है जो इवन नंबर भी है, मतलब जो एक सम संख्या भी है, मतलब वो इवन नंबर भी है। ठीक है, बाकी कोई प्राइम नंबर इवन नहीं होता है, केवल 2 ही एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जो इवन भी होता है। तो कौन कौन से हो गए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड 29, 31, 37, 41। इस तरह से आपके पास ये नंबर क्या हो गए, ये सारे के सारे प्राइम नंबर हो चुके हैं। लेकिन इसमें वर्ड यूज किया गया एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। देखिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो आपका 2 होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होगा आपका वो आपका 2 होगा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, 2 आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो 2 लिख लेते हैं। ठीक है, 2 आपका हो जाएगा। एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, वो होता है आपका, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है आपका 10। स्मॉलेस्ट बोला ना 2 डिजिट नंबर, तो सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर आपका 10 होता है। तो 10 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। अब इसका पूछा है एलसीएम। देखो एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप एचसीएफ निकालिए। देखिए तो एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल चुका है। अब जो कॉमन मिल चुका है वो एचसीएफ हो जाएगा। अगर इसमें एचसीएफ पूछा होता तो एचसीएफ कितना हो जाता, 2। अब देखिए एलसीएम आपको निकालना है, तो जो भी एचसीएफ आपका आ चुका है, जैसे 2 आपका आ चुका है तो 2 को 1 टाइम्स आप लिख दीजिए। देन जो रिमेनिंग पार्ट है उसको आप लिख दीजिए। जैसे ऊपर 1 लिखा है तो 1 लिख दीजिए मल्टीप्लाई में, और यहाँ 5 लिखा हुआ है तो यहाँ आप क्या लिखोगे, 5। देखो 2 मिला एक, और बाकी जो बचे हुए हैं उनको मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 5 2 जा 10। तो एलसीएम तो इसका 10 आ चुका है, एलसीएम इसका 10 आ चुका है। बट एचसीएफ जो होगा आपका वो आपको 2 देखने को मिलेगा। तो ऐसे गलती ना करना कि वहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे अभी जो पूछा गया है वो एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें देखिएगा कि इफ़ ए इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू। अब इसमें इसको करेंगे कैसे, सबसे बड़ी बात है कि इसको सॉल्व करेंगे कैसे। तो यहाँ पे ए को जो लिखा गया है, ये लिखा है पी स्क्वायर क्यू। पी स्क्वायर मतलब इसको 2 बार लिखा जाना है। ठीक है, तो इसको लिखा जाएगा पी इंटू क्यू, ऐसे इसको लिखा जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा आते हैं, तो इनको देखिएगा। जैसे आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना था, बिल्कुल एज इट इज ऐसा इसको सॉल्व करोगे। जो बी आपको दिया गया है ये लिखा हुआ है पी क्यू स्क्वायर, इस तरह से लिखा गया है। तो पी क्यू स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, पी इंटू क्यू, इस तरह से आपने इसको लिख दिया, ए और बी लिख दिया। अब इसका पूछा एलसीएम, तो मैंने सबसे पहले कहा कि आप एचसीएफ निकालिए। तो देखिए सबसे पहले एचसीएफ के लिए आपने एक चीज़ तो ये कॉमन ले ली, जो चीज़ आपको कॉमन दिख रही है, एक आपको ये कॉमन दिखा, बिल्कुल आपने इसको ले लिया। तो इसका अगर एचसीएफ पूछा होता तो एचसीएफ कितना होता, एचसीएफ आपका पी एंड इंटू क्यू, यानी पी क्यू इसका क्या हो जाता, एचसीएफ होता, जो ऑप्शन बी करेक्ट होता। लेकिन यहाँ पे पूछा भी एलसीएम है। ठीक है, तो एचसीएफ पूछा होता तो ऑप्शन बी करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे पूछा एलसीएम है। तो एलसीएम क्या होता है कि जो भी एचसीएफ आ चुका है उसको एक एक बार लिखिए। तो पी को एक बार लिख चुके हो आप एंड क्यू को एक बार लिख दीजिए। चलो ये पी लिख चुके हो, ये क्यू लिख चुके हो। अब जो बचा है, बचा कौन है, एक तो आपका पी बचा हुआ है एंड एक क्या बचा हुआ है, क्यू आपका बचा हुआ है। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो पी एंड पी मल्टीप्लाई होगा 2 बार तो पी स्क्वायर हो जाएगा, एंड क्यू और क्यू मल्टीप्लाई होगा तो क्यू स्क्वायर। तो यानी ये आपका आंसर हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आपका देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन के साथ डील करनी है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 32 एंड 28 यूजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स। तो रिलेशनशिप क्या होता है, वो तो आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी, मतलब एचसीएफ ऑफ ए बी
एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो नंबर, तो इन दोनों का प्रोडक्ट पूछा हुआ है, तो इसका हम क्या निकाल देंगे 32 इंटू 28। इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 28 इंटू 32, तो 8 जा 16, 1 2 जा 4 5, देन ये हो जाएगा 8 3 जा 24, 2 3 2 जा 6 8, तो 6 9 8। कौन सा ऑप्शन होगा 8 9 6, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यहाँ पे ये रिलेशन का यूज किया हमने, कौन सा, एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो इस तरह से हमने इस फॉर्मूले का यूज किया और इसका आंसर हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, तो इसको देखिएगा कि ए आपको दिया हुआ है, यहाँ पे जो ए ऑप्शन दिया हुआ है ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब, तो इसको 3 बार लिख दीजिए, एक्स एक्स एक्स, वाई को 2 बार लिखा गया तो वाई वाई, एंड जेड को 2 बार लिखा है तो जेड जेड, ये मैंने लिख दिया। सिमिलरली बी को भी लिखा गया, बी में एक्स जो है आपका 2 बार लिखा गया तो 2 बार एक्स लिख दीजिए, वाई जो है स्क्वायर लिखा है तो वाई यहाँ पे 2 बार लिख दीजिए, एंड जेड 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 3 बार आपका आ चुका है। देन जो आपके पास सी लिखा गया ये कितना है, 3 बार एक्स लिखा हुआ है तो एक्स एक्स एक्स, एंड वाई को 2 बार लिखा है तो वाई वाई, और जेड हमें नहीं पता तो जेड कुछ इस तरह से हमें नहीं पता, जेड टू दी पावर यहाँ पे एन यहाँ पे लिख दिया, कितनी बार लिखा है हमें कंफर्म नहीं है। बट ये गिवन है कि जो एलसीएम है वो कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक्स क्यूब, और ये दिया हुआ है वाई स्क्वायर, और ये दिया हुआ है जेड टू दी पावर 5, इस तरह से लिखा हुआ है। थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया था कि सबसे पहले आप कॉमन लीजिए, तो देखिए एक्स आपका एक कॉमन आ जाएगा, एक तो ये कॉमन आ जाएगा, दूसरा यहाँ पे एक्स आपको कॉमन देखने को मिलेगा तो एक ये आपको देखने को मिलेगा। देन ये इसमें एक एक्स, और इसमें क्या होता है 3 में जब लिया जाता है तो यहाँ पर ध्यान देना कि किसी 2 में भी कॉमन आ रहा है तो वहाँ पर भी उसको एक बार लिया जाता है। तो यहाँ पे आपने एलसीएम के लिए जो है यहाँ पे एक्स क्यूब आपने ले लिया है। देखो एलसीएम में ध्यान रखना कि जब भी 3 का एलसीएम निकाला जाता है तो देखिए किन्हीं 2 में भी अगर कॉमन है तो उसको भी लिया जाता है। पहले तो तीनों कॉमन लीजिए, लेकिन अगर कोई चीज़ 2 में कॉमन है तो उसको भी लिया जाता है। तो यहाँ पर जो एक्स था एक कॉमन था तो इसलिए एक्स क्यूब यहाँ पे आ चुका है पहला। नेक्स्ट जो है वाई के लिए बात करते हैं, तो वाई आपके पास कितना है, वाई अगर आप देखोगे तो वाई एक तो आपको यहाँ पे कॉमन मिलेगा इस तरह से, और एक वाई यहाँ पर से और एक वाई नीचे से आपको कॉमन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो एक्स क्यूब तो था, ये वाई स्क्वायर देखने को मिल गया। सिमिलरली अगर जेड की बात करें तो यहाँ पर देखें, मुझे यहाँ पर 5 चाहिए आंसर, देखिए क्योंकि एलसीएम उसने बोला है 5। देखो एक्स क्यूब तो मैच हो गया, वाई भी मैच हो गया, अब जेड की पावर 5 चाहिए। कैसे आएगा जेड की पावर 5, देखिए अगर यहाँ पर एक जेड में पहले कॉमन ले लो तो एक जेड तो आपको देखने को मिल जाएगा, चलो एक जेड मिलेगा, 5 जेड चाहिए हमको, और एक फिर से अगर जेड की बात एक जेड और होता तो एक जेड और मिल जाता, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाता आपके पास, एक जेड और हो जाता, ठीक। नेक्स्ट अगर आपके पास एक जेड और होता तो एक जेड और होता, जैसे मान के चले एक जेड और होता तो ये वाले जेड और ये वाले जेड को आप ले लेते एक बार, ठीक है, इस तरह से ले लेते। लेकिन यहाँ पे तो 5 चाहिए ना, तो 5 चाहिए तो हमें कुल मिला के ऐसे कितने चाहिए, 2 और चाहिए होंगे, तो जेड जेड तो टोटल कितने चाहिए, 1 2 3 4 5, तो 5 जेड की हमें ज़रूरत है। तो इसलिए इसका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आपका आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा समझना डिफिकल्ट होता है, लेकिन ठीक है, अगर आप 3 नंबर्स का एलसीएम निकालना जानते हैं तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी वे में सॉल्व हो जाता है, ठीक है। और एक अनदर मेथड जो मैंने बताई है वहाँ से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ से आप जो करेंगे यहाँ पर इसको लिखेंगे कि एक्स क्यूब मैंने लिखा, देन यहाँ पे ये वाई स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ पे जेड स्क्वायर, इस तरह से इस मेथड से भी इसको आप कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे आसान मेथड था, थोड़ा सा ईजी था, वो मैंने वहाँ पे बता दिया। अब देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होगा, इसमें पूछा गया है द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 445 572 एंड 699 लिविंग रिमाइंडर्स 4 5 6 रिस्पेक्टिवली एज, कि वो कौन सा नंबर होगा लार्जेस्ट जो 445 को भी डिवाइड कर दे, 572 को डिवाइड कर दे और 699 को डिवाइड कर दे। लेकिन शर्त ये है कि जब वो नंबर जो 445 को डिवाइड करे तो आपका जो बचना चाहिए वो 4 बचना चाहिए रिमाइंडर। तो एक काम करते हैं, इस नंबर को निकालने के लिए सबसे पहले 445 में से 4 ही माइनस कर देते हैं, क्योंकि उतना बच रहा है तो उसको पहले ही माइनस कर देते हैं,
ठीक है, कि एक्स्ट्रा क्यों बचेगा, कि देख लेते हो कौन सा नंबर कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो इस वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना कि पहले 4 4 5 और यहाँ माइनस करेंगे तो 4 4 5 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो 4 4 1 आ जाएगा। तो पहला नंबर तो ये होगा जो कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो ऐसा आपको करना है कि जब भी इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 4 4 5 में से 4 माइनस कर दीजिए। सिमिलरली 572 में से आप 5 को माइनस कर दीजिए, तो 567 ये नंबर होगा। देन आप इसको देखिएगा कौन सा नंबर देखने को मिलेगा, यहाँ पे 699। यहाँ पर जो नंबर मिलेगा इसमें से आप 6 माइनस कर दीजिए, 693। अब देखिए कौन सा नंबर है मैक्सिमम जो इसको डिवाइड कर दे। लार्जेस्ट बोला है ना, तो लार्जेस्ट मतलब अब एसएफ आपको निकालना है। जो पहले ट्रिक बताई थी कि जहाँ पे लार्जेस्ट वर्ड यूज़ करें, मैक्सिमम वर्ड यूज़ करें, तो वहाँ पर इसका क्या निकालना होगा, आपको एसएफ इसका निकालना होगा। ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। तो इसका एसएफ आप निकालेंगे और आंसर आप खुद यहाँ बताएंगे कि आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, ये आपने आंसर मुझे बताना है। ये तो थे हमारे 10 एमसीक्यू जो पहले चैप्टर से हमारे पास बन सकते थे, जो डिफरेंट टाइप के एमसीक्यू थे। ठीक है, कि कैसे वो सॉल्व होंगे, कैसे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा बनते हैं, तो आप इनका रिवीजन करिएगा। एंड थोड़ा हम बात करते हैं एसर्शन रीजन में। अब एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि एसर्शन रीजन में जो एक कथन होता है फिर अभिकथन होता है। इस तरह से इसमें क्या होता है कि जो पहला स्टेटमेंट होता है वो आपके पास एक न्यूमेरिकल टाइप होता है, यानी कोई क्वेश्चन सॉल्व किया होता है। ठीक है, इस तरह से होता है। तो वो तो आपका क्या होता है, अगर वो ट्रू है तो अच्छी बात है, लेकिन रीजन भी अगर करेक्ट है, देखो कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि देखो अगर पहला ऑप्शन गलत है तो ये कंफर्म होगा ऑप्शन को देखकर कि रीजन क्या होगा, सही होगा। अगर एसर्शन आपका गलत है तो रीजन कंफर्म है कि सही होगा। अगर एसर्शन आपका सही है तो रीजन गलत, और एसर्शन गलत तो रीजन सही। ये एक दूसरे के, ठीक है, एंटी रेसिप्रोकल होते हैं। ये इस तरह से इसको आपको याद रखना है। तो ऑप्शन सी और डी में से तो आपको लगाना आइडिया यहाँ पे आ जाएगा कि कैसे हम इसको लगाएंगे। ठीक है, लेकिन देखिए अगर मान लीजिए दोनों सही हो गए तो एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। अब कैसे पता करें कि जो रीजन है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो इसके लिए एक ट्रिक क्या है कि कभी भी जो है रीजन में क्या लिखा होता है, हमेशा रीजन में अगर कोई फार्मूला टाइप लिखा है या कोई फार्मूला या कोई थ्योरम या कोई स्टेटमेंट लिखा है जो बुक में आपने पढ़ी है, ठीक है, जो एक्चुअल में एक डेफिनेशन थी वो उस तरह से वो बुक में लिखा है वहाँ पे, ठीक है, और वही स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया गया और उसी के बेस पे ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, तो इसका मतलब दोनों तो सही थे, रीजन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपका देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है दोनों सही हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, वो कब के केस में होगा, जब आपके पास एसर्शन भी क्या होगा, ट्रू होगा, रीजन भी ट्रू होगा, बट जो रीजन में कोई फॉर्मूला टाइप नहीं दिया है, मतलब एसर्शन में एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है और सेम जो है रीजन में भी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिया है, तो वो वहाँ पे दोनों तो सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। तो इसमें थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि बोथ एसर्शन रीजन अगर ट्रू हैं, ठीक है, आर ट्रू, और जो रीजन ऑफ करेक्ट एक्सप्लेनेशन तभी होगा एसर्शन का, ठीक है, जो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन तभी होगा कि जब वो एक फार्मूला टाइप दिया हो या कोई स्टेटमेंट हो या कोई लॉजिक हो जो आपने पहले बुक में पढ़ा हो, तो इस तरह से दिया होगा तो वो स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 16, वो 2 नंबर का जो एचसीएफ दिया गया वो 16 है एंड देयर प्रोडक्ट इज 3072। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो इनका जो एचसीएफ दिया गया, एचसीएफ आपको दिया है कितना, 16 दिया है, एंड इनका जो प्रोडक्ट है नंबर का ए इंटू बी आपको दिया गया है, वो दिया गया है 3072, ये दिया गया। एंड जो एलसीएम दिया गया है, एलसीएम आपको दिया गया 162। तो इन तीनों को देख के तो मुझे एक फार्मूला याद आता है, वो फार्मूला कौन सा है, वो फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कैसे पता लगेगा कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 16, जो एचसीएफ है वो 16 दिया गया है और जो प्रोडक्ट है वो 3072 ये दिया है 3072, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, एलसीएम आपको दिया है कितना 162 इंटू एचसीएफ जो आपको दिया गया 16। तो इसको आप मल्टीप्लाई करिए, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपने करना है। ठीक है, अगर ये इसके बराबर आ गया, ये अगर दोनों बराबर आ गए
तब तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। और ऑप्शन बी जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये जो आपके पास नंबर मल्टीप्लाई हो गया, अगर 3072 नहीं आया, ठीक है, 3072 नहीं आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला वाला तो गलत होगा, तो ऑब्वियस है कि सेकंड वाले को क्या होना पड़ेगा, सही होना पड़ेगा। मतलब अगर ऑप्शन ए फॉल्स हो जाएगा तो रीजन क्या हो गया, करेक्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करें तो 2592 हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 2592 इसके बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये असर्शन तो आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स, एंड जो रीजन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट है, ठीक है। तो असर्शन इज फॉल्स, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से असर्शन रीजन जो है फर्स्ट चैप्टर के आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो असर्शन रीजन आप देखेंगे तो यहाँ पर ये क्वेश्चन को थोड़ा पढ़िए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या लिखा गया, दी एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 2, ठीक है। जो एचसीएफ है वो आपको 2 दिया गया है, एचसीएफ आपको 2 दिया गया, एंड दियर एलसीएम इज, जो एलसीएम दिया गया है वो कितना दिया गया, 15, इस तरह से दिया गया, ठीक है। एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 2 एंड दियर एलसीएम इज 15, ये इस तरह से दिया गया है। और साथ में बोला है, रीजन बोला है, एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, जो एचसीएफ होता है एक फैक्टर होता है एलसीएम का, ये आपको बता। अब देखिए एलसीएम क्या होता है ना, एलसीएम आपके पास एक, ये थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है कि आप इसको समझते कैसे हो। देखिए एलसीएम आपका तभी 15 हो सकता है, यानी इसके अगर फैक्टर करके देखें तो क्या मिलेगा, 3 × 5, यानी कहीं ना कहीं एचसीएफ आपका या तो 3 रहा होगा या 5 रहा होगा, इन दोनों में से एक नंबर तो आपका एचसीएफ रहा होगा। क्योंकि देखिए जब हम एलसीएम सॉल्व कर रहे थे तो एलसीएम हम क्या कर रहे थे कि एचसीएफ को एज अ फैक्टर ले रहे थे वहाँ पे, कि एक जो है आपका वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एचसीएफ वहाँ पे देखने को मिलता था। लेकिन यहाँ पर तो 3 और 5 लिखा हुआ है और ऊपर कह रहा है कि एचसीएफ आपका 2 है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एचसीएफ ध्यान रखना, एचसीएफ वही हो सकता है जो एलसीएम के फैक्टर में एक देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे बोलता है कि 3 हो जाएगा तो वो मान सकता था कि 3 क्या पता यहाँ पे एलसीएम सॉरी एचसीएफ आपको देखने को मिल जाए, बट यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब एलसीएम अगर 15 है तो 15 के अगर फैक्टर करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 5, तो 3 × 5 में से मुझे बताइए कि 3 और 5 में कोई 2 है क्या, नहीं है ना। तो एचसीएफ का भी 2 तो हो ही नहीं सकते, या तो एचसीएफ 3 होगा या 5 होगा, इनमें से एक होगा। तो ये स्टेटमेंट जो पहला यहाँ पर दिया गया ये तो गलत दिया गया, बिल्कुल यहाँ पे ये गलत है। तो स्टेटमेंट अगर फर्स्ट आपका गलत है, असर्शन गलत है, तो ऑब्वियस रीजन क्या होगा, सही होगा। और वाकई में ये आपको ध्यान भी रखना है कि एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम होता है, ठीक है। जो एचसीएफ होता है इज अ फैक्टर किसका होता है, एलसीएम का आपको एक फैक्टर देखने को मिलता है। तो जो ऑप्शन डी है ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको बनाना है कि ये चीज़ आपको देखनी है, और ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद समझ में आने लगेंगे कि एचसीएफ क्या होता है, एक फैक्टर ऑफ एलसीएम देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने इनको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखते हैं, यहाँ पे जो पूछा गया है इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करने की कोशिश करें। ये थोड़ा एक 9th का एक पार्ट है। क्या लिखा हुआ है, असर्शन ए 13 / 3125 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, एंड जो रीजन आपको दिया गया, इफ़ q इज इक्वल टू 2 to the power n 5 to the power n वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा बता दूं कि जो है आपके पास ये जब भी कोई एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है, टर्मिनेटिंग जो होता है, तो डिवाइड में 2 और 5, 2 × 5 ये होने चाहिए, ठीक है। डिवाइड में 2 और एंड 5 होने चाहिए, तो ये आपका काम बन जाएगा कि वहाँ पर वो टर्मिनेट हो जाएगा। इसके अलावा ये नंबर होने चाहिए। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम 3, 1, 2, 5 के अगर फैक्टर करें तो 2 और 5 में से कुछ भी आना चाहिए। तो सबसे पहले 5 से हम डिवाइड कर लेते हैं। 5 6 = 30, देन 5 2 = 5 5, देन ये आपको देखने को मिलेगा कि 125, फिर ये हो जाएगा आपका 5, एंड इसको हम लिख सकते हैं 1 इसको 25, देन इसको 5 एंड 5, तो 1 2 3 4 5। तो जो डिवाइड में हम लिख सकते हैं 3 1 2 6 को 13 / 5 to the power 5, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। तो मैंने कहा 2 और 5 आना चाहिए, तो इसका मतलब अगर नहीं है तो 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 की पावर 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए नीचे सेम आ गया ना। तो कोई भी एक चीज़ अगर आ गया, मतलब 2 और 5 ही आने चाहिए, उनमें से कोई एक भी है तो भी चलेगा। लेकिन अगर इनके अलावा कुछ और मिलता है, मतलब वहाँ पे मान लीजिए 7 आ गया, वहाँ पे 3 आ गया, 4 आ गया, तो वो टर्मिनेटिंग कभी नहीं मिलेगा। इस तरह से इसको ध्यान रखना। टर्मिनेटिंग तभी देखने को मिलेगा जब वो क्या होगा 2 और 5, इससे अलावा कोई नंबर देखने को डिवाइड में नहीं मिलना चाहिए। इस बात को आपने ध्यान रखना है,
ठीक है। 2 और 5 से अलावा कुछ भी नंबर नहीं होना चाहिए। अकेला 2 बैठा है तो भी चलेगा, अकेला 5 बैठा है तो भी चलेगा, ठीक है। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब फिर वही कह रहे हैं रीजन में, इफ़ q इज इक्वल 2 to the power n 5 to the power m वेयर n and m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स देन p अपॉन q इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। बिल्कुल ऑब्वियस है कि ऐसा आपको देखने को मिलता है, ये तो एक स्टेटमेंट ही है बुक का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन। तो यहाँ पर इस तरह से ये देखने को आपको मिल जाएगा। अब एक assertion रीजन ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया assertion रीजन का, assertion में दिया है 2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। हाँ तो ये तो इजी क्वेश्चन था कि 2 जो है आपका एग्जाम्पल होता है रेशनल नंबर का। रीजन दिया है द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल नंबर। नहीं, देखो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। ये आपके पास क्या हो गए, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से आपको ये सारे नंबर क्या मिल गए, पॉजिटिव इंटीजर, और आगे भी मिलेंगे 11 12 13, ये सारे हो गए। क्या सबका कह रहा है स्क्वायर रूट जो है वो आपको इरेशनल नंबर देखने को मिलेगा। क्या रूट 1 आपको इरेशनल मिलता है, नहीं, ये तो 1 मिलता है। हाँ रूट 2 जरूर इरेशनल है, रूट 3 आपका इरेशनल है, 2 नंबर आपको देखने को मिल गए। एंड जो हम बात करें रूट 4, लेकिन रूट 4 नहीं आएगा, रूट 4 कितना हो जाएगा आपका 2 देखने को मिलेगा, ये तो आपका एक रेशनल नंबर हो गया, बिल्कुल ये तो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेशनल नंबर हो गया। देन रूट 5 की बात करें फिर से ये इरेशनल, तो सारे तो नहीं होते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल लिखा हुआ है, ठीक है, ऑल लिखा हुआ है, तो इसकी वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है गलत। और वैसे तो स्टेटमेंट गलत है, ऊपर तो सही था नीचे गलत है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड आर असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज फॉल्स। तो ऑप्शन सी जो है आपको करेक्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, असर्शन रीजन का एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखने को मिला। एक क्वेश्चन नंबर जो है 5 लिखा हुआ है, इसको आप खुद करेंगे, क्यों इसमें लिखा हुआ है इफ़ एस शेप ऑफ 2 नंबर इज 5, जो एस शेप आपको दिया गया है ये आपको 5 दिया गया है, एंड देयर प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट है ये आपको दिया गया, प्रोडक्ट जो है ये दिया गया आपको 150। तो यहाँ पर फिर वही बात आ गई कि 150 और एलसीएम दिया हुआ है, तो आपको वही चेक करना है कि एस शेप इंटू एलसीएम जो है ए इंटू बी के बराबर है नहीं है। और जो नीचे जो आपको दिया है एस शेप ऑफ पी क्यू एलसीएम ऑफ पी क्यू जो है पी क्यू, ये तो रीज़न तो करेक्ट है, और रीज़न तो एक फार्मूला भी है, ठीक है। अगर ऊपर वाला करेक्ट हो जाता है तो इस ये नीचे जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है फार्मूला टाइप, तो रीजन में कभी भी अगर जो है एक स्टेटमेंट टाइप का हो जो बुक में लिखी गई है, जो एक एक्चुअल में थ्योरी है, ठीक है, तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे, खुद इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, असर्शन लिखा हुआ है एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज अ मल्टीपल ऑफ 2। कह रहे हैं कि कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर ले लीजिए वो 2 का मल्टीपल होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रीजन देखिएगा द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इंश्योर दैट यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इंटीजर ग्रेटर देन 1। तो इसको आपने थोड़ा समझना है कि देखो कोई भी नंबर हमारे पास होता है कि सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, ठीक है, उसको आपने समझना है। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, इनको आपको समझना है। तो देखिए एवरी पॉजिटिव इंटीजर इवन इंटीजर इज अ मल्टीपल ऑफ 2। कोई भी पॉजिटिव ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 4 लीजिए, तो 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, हाँ 2 का मल्टीपल तो है ही, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2, तो ये तो बिल्कुल मिल जाएगा। 6 जो है 2 इंटू 3 लिखते हैं, ये इवन नंबर है तो 2 का मल्टीपल है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट है। लेकिन सेकंड कह रहे थे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इंश्योर दैट द यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इंटीजर ग्रेटर देन 1। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इंटीजर्स अगर आप निकाल रहे हो, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो और आपको पता है कि वो एक प्राइम नंबर मिलता है। देखिए किसी भी नंबर का आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहे हैं, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन आपने निकाला, उसका नाम ही प्राइम फैक्टराइजेशन है, मतलब कोई एक प्राइम नंबर मिलेगा। और प्राइम नंबर आपको पता है कि 2 3 5 सारे के सारे नंबर तो आपके 1 से ग्रेटर होते हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इंश्योर द यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इंटीजर ग्रेटर देन 1। बट जो ऊपर स्टेटमेंट और नीचे स्टेटमेंट है दोनों में कोई तालमेल तो है नहीं इसमें, ठीक है। वो कुछ और कह रहा है, नीचे कुछ और कह रहा है, वो कह रहा है कि 2 का मल्टीपल होता है, नीचे कुछ और ही बात कर रहा है, ठीक है। दोनों एक जैसी बात तो कर ही नहीं रहे, लेकिन दोनों सही हैं। तो क्या होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
ध्यान रखना यहाँ पर नीचे एक स्टेटमेंट जरूर दिया गया है, ये बुक में भी लिखा होगा, लेकिन थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि जो ऊपर और नीचे जो यहाँ पे असर्शन और रीजन में जो चीज़ लिखी गई है, ठीक है, उन बातों को भी आपने ध्यान में रखना है कि असर्शन में बोला क्या गया, रीजन में बोला क्या गया है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और जो क्वेश्चन नंबर 7 इसको देखिएगा, एसर्शन पूछा है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/8 इज टर्मिनेटिंग। इसको आप खुद करेंगे, इस क्वेश्चन को तो आप खुद सॉल्व करेंगे, इसको आप खुद ट्राई करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, इसको खुद बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एसर्शन लिखा हुआ है √5 इज एन इरेशनल नंबर। बिल्कुल ट्रू, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, ये आपका इरेशनल नंबर होता है। ये तो हम बिल्कुल बहुत प्रैक्टिस भी करते हैं 10th क्लास में कि √2 √5 जो भी प्राइम नंबर का आपका स्क्वायर रूट होता है वो सबके सब क्या होता है, इरेशनल नंबर होते हैं। रीजन इसमें पूछा था स्क्वायर रूट ऑफ एनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर इज इरेशनल। स्क्वायर रूट ऑफ एनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर कह रहे कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं, 1 4 9, जो किसी के ना किसी के स्क्वायर होते हैं। और 1 जो है 1 का स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर आपका कितना होता है 16। तो जो ये नंबर 1 4 9 16 है, और जो आपके पास 25 नंबर आएगा, 36 आएगा या 49, ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। कह रहा है इनको छोड़ के, नॉन परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के बाकी जो नंबर बच रहे हैं, जो भी नेचुरल नंबर बच रहे हैं, कौन कौन से, जैसे हमारे पास 1 बचा, यहाँ पर हमारे पास कितना है 2 हमारे पास है, 3 हमारे पास है, 5 हमारे पास है, 6 हमारे पास है। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ पे फंसा, कहाँ पर इसको समझना है। देखो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ फंसा, देखो ऑब्वियस है कि जो √2 है ये इरेशनल होता है, √3 इरेशनल मिलेगा, √5 इरेशनल मिलेगा, √6 आपको इरेशनल, सारे इरेशनल मिल जाएंगे। लेकिन इसने जो वर्ड यहाँ पे यूज किया नेचुरल, तो नेचुरल कहाँ से होता है, 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 का तो रूट आपका 1 होता है, ये तो आपका इरेशनल नहीं है। ठीक है, तो ये तो रेशनल हो गया। पहला ही पॉइंट आपको देखो, नेचुरल वर्ड यूज किया है तो पहला ही पॉइंट आपको क्या मिला है, 1। नेचुरल बोला ना, तो नेचुरल बोला है, तो नेचुरल मतलब 1 से स्टार्ट हुआ, और 1 का ही स्क्वायर रूट करके देखिए 1 आता है, तो वो कहाँ इरेशनल है, वो तो आपके पास रेशनल हो गया। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया और एसर्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो एसर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन में देखिए, अगर नेचुरल नहीं लिखा हो तो कुछ और नंबर लिखा हो तो थोड़ा बहुत सोचने का टाइम भी होता है, लेकिन यहाँ पे नेचुरल वर्ड यूज किया तो 1 तो होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम इस तरह से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, एसर्शन ए पूछा, इफ द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 1 दे आर सेड टू बी को प्राइम। बिल्कुल, अगर कोई 2 नंबर का अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आता है तो उसको को प्राइम कहा जाता है। ठीक है, मतलब उसमें जैसे कौन कौन से नंबर हैं आपका 4 और 5, इसका एचसीएफ निकालोगे ना तो ये भी आपस में को प्राइम है, को प्राइम टू ईच अदर है। ये मत कहने कि अभी ये इवन नंबर है या 5 जो है आपका वो प्राइम नंबर है, ये कैसे हो गया, इसमें तो एक ही प्राइम है, ऐसा कुछ नहीं है लॉजिक। बस ये लॉजिक है कि उनका एचसीएफ क्या आना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आना चाहिए, 1 आपको मिलना चाहिए। पहली बात ये है कि उसमें जो कॉमन फैक्टर मिलना चाहिए वो 1 मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका ट्रू है। एसर्शन जो है, इफ द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 1 देन दे आर सेड टू बी को प्राइम, बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है। एंड बात करते हैं रीजन में, तो इसमें लिखा गया द एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। ठीक है, को प्राइम नंबर ये ऐसे हैं कि जिनका एचसीएफ कुछ 1 ही आता है, तो 1 आता है तो इसका मतलब उनका ये बिल्कुल एक स्टेटमेंट है, बुक का स्टेटमेंट है, बिल्कुल दोनों ट्रू हैं। ठीक है, ध्यान रखना कि एसर्शन बिल्कुल ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। इसको याद भी रखना रीजन को, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर, मान लीजिए 2 और 7 का पूछ दिया गया आपको कि इसका एलसीएम क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 आंसर आएगा एलसीएम। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि 4 और 7 इसका पूछ दिया जाए कि इसका आपका एलसीएम कितना आएगा, देखो कॉमन कुछ आना ही नहीं है, तो कॉमन कुछ भी नहीं आना है तो क्या आएगा, 1 आएगा कॉमन, और कॉमन वही क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो जो पहला स्टेटमेंट कहता है, दूसरा इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा 7 4 जा 28, ये आंसर हो जाएगा। तो उसके प्रोडक्ट के बराबर तो होता है। तो इसलिए क्या है, जो स्टेटमेंट ए है वो भी करेक्ट है, रीजन जो है जो आपके पास वो भी करेक्ट है, और रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो ऑप्शन ए क्या होगा आपका करेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने याद रखना, और ये दोनों स्टेटमेंट आपने याद भी रखना है कि इफ एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 1 दे आर सेड टू बी
को प्राइम, और रीजन में कह रहा है कि द एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप मुझे होमवर्क में करके दिखाएंगे। होमवर्क में मतलब इसको आप खुद करेंगे और कमेंट में मुझे इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसको आप ट्राई करेंगे और सेल्फ इसको ट्राई करेंगे। कहीं पर आपको इसको देखना नहीं है गूगल पे या कुछ कहीं देखना नहीं है, इसको आपको बताना है। ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 10 आज जो है हमारे पास MCQ हमने सॉल्व करें, 10 हमने जो है एसर्शन रीजन के क्वेश्चन सॉल्व करें। तो इन क्वेश्चन को आपने देखना है। ठीक है, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन उठाने की कोशिश करिए, तो इन क्वेश्चन को आपने देखना है और इन क्वेश्चन को आपने फिर सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपने खुद को देखना है कि मैं कितना कर पा रही हूँ, कर पा रहा हूँ। तो इस चीज़ को आप देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में हम जो पढ़ेंगे 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन एंड 5 नंबर के क्वेश्चन कि कौन कौन से बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, कैसे उनको सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर वाइज हम इन क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो आज हमने रियल नंबर जो पहला चैप्टर है 10th क्लास का, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उन क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। तो हमने कौन कौन से क्वेश्चन किया अभी, हमने उसमें SCF एलसीएम निकालना, जिसमें उसमें एक माइंड मैप हमने देखा था। ठीक है, छोटा सा, और उसके बाद जो है हमने उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए। ठीक है, जिसमें हमारे पास एसर्शन रीजन भी थे एंड जो है MCQ भी हमारे पास थे, जो हमारे फर्स्ट चैप्टर से बन रहे थे। थैंक यू।